इस बुक में इलॉन मस्क की बायोग्राफी दी गई है। इस बुक के थ्रू हमें उनकी लाइफ के स्ट्रगल, अचीवमेंट और गोल्स के बारे में जानने का मौका मिलता है। यह बुक काफी इंस्पिरेशनल है और उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो देखते रहिए। मे हेल्डमैन और एरोल मस्क बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। जब भी बड़े हुए तो दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद जल्दी इलॉन मस्क का जन्म हुआ। मस्क 28 जून 1971 प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। उनके पिता एरोल मस्क एक सक्सेसफुल इंजीनियर थे, वहीं माँ मे एक डाइटिशियन थीं। इलॉन के अलावा उनके 2 बच्चे और थे, किम्बल और टॉस्का। इलॉन अभी सिर्फ 5 साल के ही थे जब उनकी काबिलियत दिखने लगी थी। वे घंटों किताबों में डूबे रहते। द लॉर्ड ऑफ द रिंग और द हिचकर्स गाइड टू गैलेक्सी उनकी पसंदीदा बुक्स थीं। इलॉन जब 10 साल के थे तब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा। वे इसे देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने अपने पिता से अपने लिए एक कंप्यूटर खरीदने की जिद की। जब उनके पिता उनके लिए कंप्यूटर लेकर आए तो पूरे 3 दिनों में इलॉन ने बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली। जब इलॉन स्कूल जाने लगे तो वहाँ उन्हें कुछ अलग ही अनुभव हुए। स्कूल में उन्हें अक्सर परेशान किया जाता था। एक बार इलॉन सीढ़ियों पर बैठ के कुछ खा रहे थे, तब एक लड़के ने उन्हें पीछे से सर पर लात मारी, जिससे इलॉन सीढ़ियों से गिर पड़े। उसके बाद उस लड़के ने उन पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। उन्हें इतनी चोट आई कि तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में पूरा 1 हफ्ता लगा और उसके बाद ही वे स्कूल जाने लायक हुए। पूरे 4 सालों तक इलॉन उसी खौफ के साए में जीते रहे। स्कूल का वो बदमाश गैंग बेवजह ही इलॉन को हर वक्त परेशान किया करता था। आखिरकार उन्हें अपना स्कूल बदलना पड़ा। जब इलॉन 17 साल के हुए तो उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़कर जाने का मन बनाया। उन्हें लगता था कि अमेरिका में उन्हें अपने लिए बेहतर मौके मिल सकते हैं। साथ ही उन्हें सिलिकॉन वैली भी पसंद थी। जब उनके परिवार को कनाडा की सिटीजनशिप मिली तो इलॉन को निकल भागने का एक मौका मिल गया था। 1994 में किम्बल और इलॉन ने कई रोड ट्रिप साथ की। उन दोनों के दिमाग में इंटरनेट के बिजनेस का आइडिया था। फिर आखिरकार मस्क सिलिकॉन वैली में बतौर इंटर्न काम करने लगे। जब उन्होंने स्कूल खत्म किया तो किम्बल के साथ मिलकर उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम था जिप2। जिप2 गूगल मैप्स की ही तरह का एक सॉफ्टवेयर था। जिप2 ने न्यूज़पेपर क्लासिफाइड ऐड देने शुरू किए। हालांकि कंपनी चल पड़ी और तरक्की करने लगी, मगर इलॉन को मैनेजमेंट से निकाल दिया गया। वे अब चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे। जिप2 का अब एक बड़ा सा ऑफिस था और कंपनी ने कोड्स की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए कई प्रोग्रामर्स भी रख लिए थे। 1998 में $300 मिलियन की डील के साथ जिप2 सिटी सर्च के साथ मर्ज हो गई, जो कि पहले उनकी कंपटीटर थी। कॉम्पैक ने जिप2 को 1999 में खरीदा था। जिप2 से इलॉन ने $22 मिलियन कमाए और 27 साल की उम्र में $22 मिलियन के मालिक थे। उनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और स्पोर्ट्स कार थी। मस्क अपनी मैकलर्न F1 में सिलिकॉन वैली के चक्कर काटा करते थे। ये 1990 का वक्त था। लोग उन दिनों ऑनलाइन किताबें खरीदने से कतराते थे, क्योंकि कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर इंटरनेट पर नहीं देना चाहता था। मस्क फिर भी अपने ऑनलाइन बैंक के आइडिया पर डटे रहे। अपने इस नए प्रोजेक्ट पर उन्होंने $12 मिलियन इन्वेस्ट किए। उन्होंने इस ऑनलाइन बैंकिंग साइट का नाम X.com रखा। वे रिस्क लेकर अपनी जिम्मेदारी पर इतनी बड़ी रकम लगा रहे थे, जो फायदा भी दे सकती है या फिर कंगाल भी कर सकती है। मगर X.com ने तो बैंकिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। मस्क इस बिजनेस में सिर्फ अपने पैशन को लेकर उतरे थे। उन्हें लगता था कि बैंकर्स का तरीका बिल्कुल गलत है और वे उनसे बेहतर कुछ कर सकते हैं। X.com बाद में पेपाल बना। कुछ महीनों के अंदर ही पेपाल को 2 लाख अकाउंट्स मिल गए। इसमें किसी को पैसा भेजने के लिए सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस ही काफी था। पैसे के लेन देन का ये बड़ा आसान तरीका था, जबकि बैंक्स इसी प्रोसेस में कई दिन लगा देते थे। 2002 में पेपाल को ईबे ने $15 बिलियन में खरीदा। ये एक बहुत बड़ी रकम थी। टैक्स काटने के बाद भी मस्क पूरे $180 मिलियन अपने पास रख सकते थे, जिससे मस्क पहले से ज्यादा अमीर हो गए। जून 2001 में इलॉन मस्क और उनकी वाइफ जस्टिन मस्क सिलिकॉन वैली छोड़कर लॉस एंजल्स शिफ्ट हो गए। अब वे अपने सपने, स्पेस ट्रैवल और रॉकेट शिप पर ध्यान दे सकते थे। उन्होंने मार्स सोसाइटी नाम का एक ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था, जो मार्स पर जीवन की संभावना तलाश रहा था। ट्रांसलाइफ नाम से इस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट भी था। ये एक कैप्सूल के आकार का बनने वाला था, जो अर्थ के चक्कर लगाए, और इसके क्रू मेंबर्स चूहे बनने वाले थे। मस्क ने $5 लाख मार्स सोसाइटी और इसके प्रोजेक्ट के लिए दिए। उन्होंने सुझाव रखा कि ट्रांसलाइफ मिशन को मार्स तक एक्सटेंड करना चाहिए। मस्क ने एरोस्पेस पर कई किताबें पढ़ी। उन्होंने रॉकेट शिप को प्लान करने के लिए टैलेंटेड इंजीनियर्स को अपने साथ काम पर रखा।
उन्होंने कम बजट वाले रॉकेट्स का परफॉर्मेंस स्टडी किया। उस वक्त के रॉकेट सिर्फ रशियन बनाते थे। बोइंग और लॉकहीड बहुत ज्यादा महंगे थे। मस्क इससे बहुत सस्ते रॉकेट्स बनाना चाहते थे जो रिसर्च और कमर्शियल इस्तेमाल के लायक हों। जून 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी बनाई गई। इसमें मस्क के साथ मार्स सोसाइटी के मेंबर्स और लॉस एंजलिस के वे लोग भी जुड़े जो स्पेस एंथुसियास्टिक थे। स्पेस एक्स को लेकर मस्क बहुत एक्साइटेड थे। हालांकि इस दौरान उनके परिवार में एक दुखद घटना घट गई। उनकी पत्नी जस्टीन ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम नेवेडा अलेक्जेंडर मस्क रखा गया था। वह 10 दिन के अंदर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की वजह से चल बसा। इस घटना से इलोन और जस्टीन को बहुत आहत पहुंची। मस्क ने अपना सारा ध्यान स्पेस एक्स के रॉकेट लॉन्च में लगा दिया। अगले 5 सालों में जस्टीन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद ट्रिपलेट्स को। मस्क का कहना है कि मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि मुझे बेहद दुखद घटनाओं के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि ये किसी भी तरह से हमारे भविष्य को नहीं सुधारती। ईयर 2002 की बात थी। एक टैलेंटेड इंजीनियर जेवी स्ट्राउबेल ने पोर्सा गाड़ी खरीदी। उन्होंने इसे एक इलेक्ट्रिक कार में तब्दील किया। ये वो वक्त था जब क्लीन टेक्नोलॉजी मूवमेंट का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढने शुरू किए। महीनों पर महीने बीत गए मगर हर बार स्ट्राउबेल रिजेक्ट होते रहे। आखिर में वे इलोन मस्क से मिले। मस्क को इलेक्ट्रिक कार का आइडिया काफी बढ़िया लगा। उन्होंने खुद के बनाए बैटरी और एनर्जी स्टोरेज का विचार रखा। वे तुरंत ही स्ट्राउबेल को फंड देने के लिए राजी हो गए। इस दौरान कई और लोग भी थे जो बिजनेस पार्टनर थे और इलेक्ट्रिक कार बनाना चाह रहे थे। इनमें से ही 2 लोग थे, मार्टिन एबरहार्ड और नॉर्थर्न कैलिफोर्निया के मार्क ट्रेपेनिंग। जुलाई 2003 उन्होंने टेस्ला मोटर्स की नींव रखी। ये कंपनी निकोलस टेस्ला के नाम पर रखी गई थी जो इलेक्ट्रिक मोटर के इन्वेंटर थे। वे तीनों ही अमेरिका की तेल की समस्या को खत्म करना चाहते थे। मस्क तो वैसे भी हमेशा से ही क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी के समर्थक थे। इस तरह टेस्ला शुरू हुई और मस्क उसके चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर बने। जल्द ही जेवी स्ट्राउबेल भी उनकी कंपनी में शामिल हो गए। टेस्ला मोटर्स अपने यहाँ बनने वाली हर इलेक्ट्रिक कार को ढांचे से लेकर फाइनल तक खुद ही तैयार करना चाहते थे। मस्क और उनके इंजीनियर्स की टीम ने प्रोटोटाइप के तौर पर रोडस्टर बनाई। हालांकि इस प्रोसेस में वक्त, एफर्ट और पैसा बहुत लगता था। जब टेस्ला ने अपना अगला प्रोजेक्ट तैयार किया उस वक्त मस्क दिवालिया होने की कगार पर थे। इलोन मस्क पेपाल बनाकर पहले ही बहुत मशहूर हो चुके थे। प्रेस उनके बारे में छापना पसंद करती थी। लोग इस अजीब से नाम वाले मल्टी मिलियनियर के बारे में और जानना चाहते थे। सब इस बारे में जानते थे कि मस्क ने इलेक्ट्रिक कार और स्पेसशिप पर बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है। मशहूर सेलिब्रिटीज और अमीर बिजनेसमैन के साथ मस्क का उठना बैठना था। मगर असलियत में मस्क परेशानी से गुजर रहे थे। उनकी परेशानी का सबब थी टेस्ला और स्पेसएक्स की फाइनेंशियल हालत। इलेक्ट्रिक कार प्रोटोटाइप और रॉकेट लॉन्च अटेम्प्ट्स पर उनका बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा था। प्रेस भी उनके फेल्ड प्रोडक्ट्स के लिए उनकी जमकर खिंचाई कर रहा था। इस सबसे बढ़कर परेशानी थी उनकी निजी जिंदगी की मुश्किलें। उनकी पत्नी जस्टीन के साथ उनका रिश्ता लगभग टूटने की कगार पर था। टेस्ला को अपने प्रोटोटाइप रोडस्टर को रिक्रिएट करने की जरूरत थी। स्पेसएक्स भी फॉल्कॉन 1 के लॉन्च की तैयारी में था। दोनों प्रोजेक्ट्स में मस्क को समय और पैसा दोनों लगाना पड़ रहा था। वे ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहते थे और हफ्ते के 7 दिन ऑफिस में रहते थे। घर से उनका नाता लगभग टूट ही गया था। जस्टीन को लगने लगा कि वो मस्क की सिर्फ ट्रॉफी वाइफ बनकर रह गई हैं, न कि लाइफ पार्टनर। जून 2008 में मस्क ने जस्टीन से तलाक लेने के लिए केस फाइल कर दिया। जस्टीन ने अपना दुख खुले आम अपने ब्लॉग में व्यक्त किया। वे अपने ब्लॉग में मस्क और तलाक की प्रोसीडिंग के बारे में लिखा करती थीं। बिल ली जो मस्क के दोस्त और एक इन्वेस्टर थे, मस्क की दिमागी हालत को लेकर फिक्रमंद थे। उन्होंने मस्क को अपने साथ लंदन में छुट्टियां बिताने के लिए इनवाइट किया। लंदन की इस ट्रिप में मस्क की मुलाकात तलुलाह रिले से हुई जो बाद में उनकी दूसरी पत्नी बनी। स्पेसएक्स ने कई नाकामयाब रॉकेट लॉन्च पर अब तक मिलियंस गवाए थे। वहीं टेस्ला ने भी प्रोटोटाइप पर बहुत खर्चा किया था। दोनों ही कंपनियां कंगाल होने वाली थीं। मस्क को अपनी कीमती मैकलर्न F1 बेचनी पड़ी जिस पर उन्हें बहुत नाज था। ईयर 2008 के आखिर में उन्होंने अपने इन्वेस्टर दोस्तों से स्पेसएक्स और टेस्ला को फंड करने की गुजारिश की। उनकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज ने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देने के लिए पैसे की पेशकश भी की। मस्क को अपने एम्प्लॉयज को हर हफ्ते सैलरी देने के लिए पाई जोड़नी पड़ रही थी। इस दौरान नासा कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा था जो उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रिसप्लाई कर सके। मस्क ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि ये स्पेसएक्स को मिल जाए।
जहां तक टेस्ला की बात थी, उन्होंने और फंडिंग के लिए इन्वेस्टर से बात की। उन्होंने अपना बचा खुचा पैसा भी इसके लिए लगा दिया और तो और सोलर सिटी के कुछ स्टॉक भी बेच डाले। किस्मत से 23 दिसंबर 2008 में नासा ने खुलासा किया कि उसने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए स्पेसएक्स को चुन लिया है। एजेंसी कुल 12 फ्लाइट्स के लिए उन्हें 16 बिलियन दे रही थी। उस वक्त मस्क अपने भाई किम्बल के साथ कोलोराडो में छुट्टियां बिताने गए हुए थे। जैसे ही ट्रांजैक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, मस्क खुशी से रो पड़े। अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ झेलने के बाद उनकी मिसाइल, जिसका नाम फॉल्कन 9 था, स्पेस तक पहुंचने में आखिरकार कामयाब रही। ये अलग अलग देशों और कंपनियों के लिए सैटेलाइट लेकर स्पेस में जाता था। ये रॉकेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सप्लाई भी डिलीवर करता था। फॉल्कन 1 के बाद ही मस्क ने परफेक्ट रॉकेट से बनाने में काफी पैसे खर्च किए थे। सालों तक उनके इंजीनियर्स ने कोशिश की, मगर हर बार फेल होते रहे। आज स्पेसएक्स महीने में एक रॉकेट लॉन्च करता है। अपने लोकल और इंटरनेशनल कंपटीटर्स को पछाड़कर ये मैदान में डटा हुआ है। बाकी कंपनीज बाहर से मंगाए गए सप्लाईज पर निर्भर करती हैं, लेकिन स्पेसएक्स पूरा रॉकेट खुद ही तैयार करता है। इसके अलावा एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री में उनकी रॉकेट कीमत भी काफी कम है। मस्क और उनके इंजीनियर्स की टीम हमेशा ही स्पेसएक्स को और बेहतर बनाने के नए तरीकों की तलाश में रहते हैं। उनके बनाए रॉकेट रीयूजेबल हैं, वे धरती पर लौट सकते हैं। इंजीनियर्स ने उन्हें ऐसा बनाया है कि वे खुद ब खुद वापस लॉन्च पैड पर लौट आते हैं। स्पेसएक्स इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि मस्क बहुत मेहनत करते हैं और छोटी से छोटी चीज पर भी अपना पूरा ध्यान देते हैं। टेस्ला मोटर्स ने 2012 से ही एस सेडान का मॉडल बाजार में उतार दिया था। ये लग्जरी कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है और सिंगल बैटरी रिचार्ज पर 300 माइल्स यानी लगभग 480 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसकी रफ्तार है 4.2 सेकंड्स में 60 माइल्स पर आवर। इसमें 2 ट्रंक हैं। ऑयल कारों में इस्तेमाल होने वाले इंजन और मशीनरी के बगैर मॉडल एस लगभग बिना किसी शोर के चलती है। इसमें सिर्फ एक ही बैटरी पैक है। इसके पिछले हिस्से में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। मॉडल एस बाकी लग्जरी सेडान गाड़ियों से हर मामले में आगे है। इस कार के अंदर एक 17 इंच की टच स्क्रीन है, जहां से ड्राइवर कार के स्टीरियो या एयर कंडीशन आदि को कंट्रोल कर सकता है। इसमें नेविगेशन और म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन भी मौजूद है। इसलिए तो मॉडल एस को जगह घेरने वाली भारी भरकम डैशबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। इसे चलाने वाले को किसी चाबी या इग्निशन बटन की जरूरत नहीं है। इसमें बैठते ही इसका सेंसर ड्राइवर का वजन डिटेक्ट कर लेता है और कार खुद ही स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा मॉडल एस को हाईवे के किनारे बने किसी भी सोलर पावर स्टेशन पर फ्री रिचार्ज किया जा सकता है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार को लगभग एक गैजेट ही बना दिया है। जैसा कि इसके पहले खरीदारों में से एक का कहना है, इसने ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह बदल दिया है। ये पहियों पर रखा एक कंप्यूटर है। राइट ब्रदर्स अपने कजन इलॉन मस्क के साथ साउथ अफ्रीका में पले बड़े थे। .com बबल के आने से पहले उन्होंने एवरड्रीम नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली थी। ये भाई अब कोई नया वेंचर ढूंढ रहे थे। मस्क ने सलाह दी कि उन्हें सोलर एनर्जी के फील्ड में कुछ करना चाहिए। राय भाइयों ने 2006 में सोलर सिटी की शुरुआत की। सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए सोलर सिटी के पास एम्प्लॉयज की एक टीम भी थी। इसके अलावा पैनल्स को मंथली फिक्स रेट के हिसाब से किराए पर लिया जा सकता था। मस्क इस सोलर सिटी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, जिसके पास कंपनी का 30% हिस्सा था। 6 साल बाद सोलर सिटी यूएस की सबसे बड़ी सोलर इंस्टॉलर बन गई। घरेलू इंस्टॉलेशन से शुरुआत करके ये अपनी सर्विसेज अब बड़ी बड़ी कंपनियों को भी देते हैं। ईयर 2012 में सोलर सिटी एक पब्लिक कंपनी बन गई और 2014 में इसकी नेट वर्थ $7 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। 3 कंपनियों ने अलग अलग फील्ड से अपनी शुरुआत बेहद मामूली तरीके से की। तब उन्हें कोई भी नहीं जानता था, मगर ये मस्क की कड़ी मेहनत और लगन का ही फल था कि ये तीनों ही कंपनियां अपने अपने फील्ड्स में बेहतरीन साबित हुई। ईयर 2025 तक टेस्ला की बनाई 6 गाड़ियां मार्केट में आ जाएंगी। आने वाले समय में सोलर सिटी एक बहुत बड़ी यूटिलिटी कंपनी बन जाएगी। इलॉन की दुनिया में रियलिटी और साइंस फ्रिक्शन मिलकर एक हो गए हैं। इलॉन मस्क बाकी टेक्नोलॉजी मिलीनियर से हटकर हैं। उनकी सोच विश्वव्यापी है। मस्क कहते हैं, अगर हम कभी न खत्म होने वाली एनर्जी का हल ढूंढ लें और मल्टी प्लानिटरी स्पीसीज बनने की राह पर तरक्की कर लें तो ये वाकई में बहुत बढ़िया बात होगी। आज मस्क की कंपनीज में हजारों लोग काम करते हैं, जिसका नेट वर्थ $10 बिलियन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।